प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। शोकाकुल हैं, व्यथित हैं, दुखित हैं, निराश हैं देश के प्रधान पूर्व प्रधानमंत्री को यूं निष्प्राण देखकर। लकड़ी और शीशे के डब्बे में खामोश लेटे हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। प्रधानमंत्री मोदी आए, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की, करबद्ध परिक्रमा किया, उन्हें निहारा और शीश झुकाकर अंतिम प्रणाम किया। नरेंद्र मोदी की इस भावुकता को देखकर समूचा देश सिसक रहा था। हर आंखें नम थी उस शख्सियत को देखकर जो भारत के आर्थिक इतिहास में प्रगतिवाद का नया अध्याय लिखकर अंतर्ध्यान हो गई हमेशा हमेशा के लिए। राजनीति के उत्तुंग शिखर पर नैतिकता, शुचिता, लोकतांत्रिक सज्जनता और बौद्धिकता की ध्वजा फहराकर 92 साल से ज्यादा की उम्र में विदा हुए पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित करने गृह मंत्री पहुंचे थे, रक्षा मंत्री पहुंचे, वित्त मंत्री पहुंचे थे, बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। उन मनमोहन सिंह को आखिरी बार मिलने जो 140 करोड़ के देश में पहले नॉन पॉलिटिकल प्रधानमंत्री बने। 10 वर्षों तक देश को चलाया, वैश्विक आर्थिक मंदी में भी नई राह दिखाई, काठ की कुर्सी पर बैठकर खामोशी में सफलता की नई कहानी लिखने वाली उस शख्सियत को याद कर भावुक थे प्रधानमंत्री मोदी। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे थे तब वहां गुरुशरण कौर खड़ी थीं। उनसे मिले, संवेदना जताई, काफी देर तक ऐसे खड़े थे जैसे अभिभावक के जाने से सब कुछ ठहर सा गया हो, देह शून्य सी हो गई हो। तिरंगे में लिपटे मनमोहन सिंह जी को देखकर याद आ रही थी उनकी आर्थिक उदारीकरण वाली नीति, हिंदुस्तान को आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ाने वाली उनकी रणनीति, उनका मौन, उनकी मेहनत, ईमानदारी, मृदुभाषिता, दृढ़ता और वो विनम्रता जो उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होती थी। तमाम यादों को समेट कर खड़े प्रधानमंत्री मोदी अपने उन मनमोहन को याद कर रहे थे जिनकी संसदीय निष्ठा उन्हें अगली पंक्ति में खड़ी करती थी। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी।
यूं तो अक्सर बात होती थी प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री की, लेकिन जब संसद में आखिरी बार दोनों की मुलाकात हुई थी, व्हील चेयर पर बैठकर आए थे संसदीय कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, तब भी 6 बार राज्यसभा सदस्य रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ यूं शब्दों की पिरामिड खड़ी की थी। इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मनमोहन सिंह को सत्ताहीन कर हिंदुस्तान के प्रधान बने थे नरेंद्र मोदी। जब जरूरत पड़ी तो इस संसद में खड़े होकर डॉक्टर साहब पर शब्दबाणों की बौछार की थी। मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्रियों की कथित मनमानी को लेकर प्रहार किया था। खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन ये शुद्ध सियासत का एक हिस्सा था, जो राजनीति के दो ध्रुव पर खड़े दो शख्सियतों के बीच होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के विरोध और उनके प्रति सम्मान की एक कहानी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी जुड़ी हुई है। बताते हैं कि पहली बार जब वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह तो उन्होंने संसद में बजट पेश किया। उनके बजट पेश करने के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी जमकर आलोचना की। उनकी आलोचना से आहत होकर तत्कालिक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पास जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। राव ने उन्हें समझाया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह मानने को तैयार नहीं थे। तब नरसिम्हा राव ने उन्हें समझाने की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी पर सौंपी। अटल बिहारी वाजपेयी निजी तौर पर जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि नेता विपक्ष होने के नाते संसद में उन्होंने उनकी आलोचना की और ये राजनीति में होता है। पहली बार राजनीति में कदम रखे मनमोहन सिंह इस बात को समझ गए और उसके बाद अपने इस्तीफे की जो बात उन्होंने की थी उसे वापस लिया। अटल जी ने जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में किया था, कहा था, उससे ही नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। लेकिन निजी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या अहमियत रखते थे, इसका प्रमाण वो तमाम तस्वीर हैं जिसे खुद पीएम मोदी ने जारी किया है। 2004 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तब से लेकर आखिरी मुलाकात तक की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर नरेंद्र मोदी में यह भाव तब भी था जब डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री थे और बीजेपी उन्हें सत्ताहीन करना चाहती थी। साल 2013 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए निंदनीय बातें कही। यूएन के पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ने डॉक्टर साहब के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया, ये कहते हुए कि हम नीतियों को लेकर एक दूसरे से लड़ सकते हैं, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की होगी और कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत के लिए बुरा भला बोलेगा तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डॉक्टर साहब के निधन के बाद पीएम मोदी के शब्दों में उनके हाव भाव में यही परिलक्षित हो रहा था। कैबिनेट की मीटिंग में पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक प्रस्ताव पास किया। एक एक कर तमाम मंत्रियों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। उनका जो प्रधानमंत्रित्व काल का जो पहला कार्यकाल था, वो पहला तो अद्भुत था। वो जो जायज बात होती थी उसको सुनते थे और समस्या होती थी तो समाधान करते थे। उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। अपने आखिरी प्रधानमंत्री के यूं विदा हो जाने पर कांग्रेस भी शोक में है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें याद किया है। कांग्रेस ने उनकी सफलता की फहरिस्त जारी की है। आज करोड़ों लोग भोजन कर पा रहे हैं तो राइट टू फूड की वजह से जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में लाए, जो आज नरेगा जिसे मनरेगा, जिसने कोरोना में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जीवन बचाया, मनमोहन सिंह की देन थी। दरअसल 10 सालों के शासन में भले ही स्याह दाग लगे सरकार के दामन पर, मगर मनमोहन सिंह के नाम पर कामयाबी की कई कहानियां हैं। मसलन वित्त मंत्री रहते 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म करने वाले मनमोहन सिंह के राज में ही आम लोगों को सूचना के अधिकार वाला हथियार मिला। रोजगार गारंटी की योजना मिली, अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई, आधार स्कीम लागू हुआ और शिक्षा का वो अधिकार मिला जो सबसे जरूरी था। यही वजह है कि आम और खास हिंदुस्तानियों की फिक्र करने वाले मनमोहन सिंह जी ने अपने लिए उदार इतिहास का जिक्र किया था। डॉक्टर सिंह अब इतिहास बन चुके हैं। राजनीतिक शास्त्र की किताब में एक अहम अध्याय का अंत हो चुका है। सर्वाधिक संतुलित और शानदार अर्थशास्त्री और कूटनीति के माहिर खिलाड़ी के तौर पर विश्वविख्यात मनमोहन सिंह हमेशा के लिए मौन हो चुके हैं। हालांकि उनकी सांसें भले ही शांत हो गई हों, मगर गैर राजनीतिक व्यक्तित्व रहते हुए भी एक असरदार सियासी सरदार के तौर पर वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। सदियों तक उनकी नीति यूं ही याद की जाती रहेगी जब तक सूरज की छटा बिखरेगी, जब तक चंद्रमा की चमक जमीन पर अंधेरी रात को रोशन करेगी, जब तक लोकतंत्र रहेगा, तब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह याद किए जाते रहेंगे कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तान जैसे विशाल देश का आर्थिक भाग्य बदल कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और ये अगली खबर बेहद ठंडी। कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, लोकेशन कोई भी हो, तस्वीरें ऐसी कि कुछ लोगों को बहुत भा रही हैं और कुछ को तो देखकर ही ठंड लग रही है। एक तो न्यू ईयर आने वाला है, पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है और ऐसे में बहुत सारे लोगों का मन मैदानी इलाकों में लग नहीं रहा। दिल्ली, पंजाब में वो रहना नहीं चाह रहे हैं, चाहते हैं पहाड़ों पर पहुंच जाना। और कुछ लोग तो पहाड़ों पर पहुंच भी गए हैं। लेकिन जाने से पहले इनमें से हर एक डेस्टिनेशन का स्टेटस क्या है वो ज़रूर जान लीजिएगा। और कुछ के बारे में तो हम आपको अभी यहीं बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहाड़ों का साइड इफेक्ट मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। कश्मीर से लेकर शिमला तक और बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ तक सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। घर, बाजार, सड़कें, गलियां, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बहुत अच्छा, ऐसा नजारा कभी नहीं दिखता है।
बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है देखने में और दिल नहीं कर रहा जी यहाँ से जाने का भी। बहुत मजा आ रहा है भाई, फर्स्ट टाइम है, अब तक तो 31 बहुत है, फर्स्ट टाइम का फर्स्ट डे हमारा स्नो हो गया। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग हो, शोपियां हो या फिर रामबन, हिमाचल में शिमला, कुफरी या मनाली, तस्वीरें एक सी नजर आ रही हैं। रंगत एक जैसा है। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की बर्फबारी का असर दिल्ली, पंजाब और यूपी में दिख रहा है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के साथ साथ कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। क्रिसमस बीत गया और नया साल दस्तक दे रहा है। ऐसे में छुट्टियां मनाने वाले लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। सीजन की बर्फबारी ने सैलानियों के वैकेशन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बना दिया है। इन दिनों सबसे ज्यादा पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते हिमाचल पर्यटकों से गुलजार है। शिमला और मनाली समेत तमाम टूरिस्ट प्लेस पर सैलानियों का मेला लगा हुआ है। कुफरी और सोलंग नाला में भी सैलानियों की अच्छी तादाद पहुंच रही है। भारी संख्या में पर्यटक जो हैं हिमाचल का रुख कर रहे हैं और अब देश के कोने कोने से हिमाचल पहुंच रहे हैं। और जैसे ही स्नोफॉल यहाँ पे हुई है तो उसके बाद और ज्यादा जो टूरिस्ट है, पर्यटक जो है हिमाचल का रुख कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो है जोश, आप देख सकते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जो जोश है, और वो अभी स्नोफॉल में हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और स्नो के बीच में डांस है। ये खूबसूरत नजारा चीनी बंगला कुफरी का है। पर्यटक लाइव स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं, नाच रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। पर्यटक जिस उम्मीद से पहाड़ों की तरफ गए थे, मौसम का मिजाज भी ठीक वैसा ही हो गया। जन्नत जैसा यहाँ पे महसूस हो रहा है। आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लंबी कतारें हैं। ये जहाँ पे क्रेज कम नहीं है, न्यू ईयर को लेकर जो क्रेज है टूरिस्ट में वो देखा जा रहा है। स्नोफॉल हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और आइए जानते हैं कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से आए। क्या नाम है? नमन जैन। स्नोफॉल हो रहा है और कैसा? पहली बार है, पहला दिन है और पहली बार पहला ही दिन और स्नोफॉल हो रहा है, मजा आ गया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा, बहुत एंजॉय आ रहा है। मैं बेसिकली तो बनारस से आ रहा हूँ और इतना मजा आ रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्नोफॉल होगी और इतना ज्यादा स्नोफॉल, और देख के इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। एकदम पता, दिल एकदम गार्डन हो गया। सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं, गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग घोड़े की सवारी के साथ मौसम का आनंद ले रहे हैं। व्हाइट क्रिसमस मनाने के बाद पर्यटक अब न्यू ईयर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैलानियों ने पहाड़ों पर डेरा डाल दिया है। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोफॉल में हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छा लग रहा है। और ठंड कितनी है? ठंडी तो बहुत है। न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए और भी हमारे साथ टूरिस्ट है जो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। आपका नाम? ललिता। कहाँ से आए हैं? चेन्नई से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोफॉल हो रहा है, हॉर्स राइडिंग हो रही है। हाँ, फर्स्ट। ठंडी नहीं लग रही है? नहीं बिल्कुल नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हिमाचल में बदले मौसम के मिजाज ने वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की चांदी कर दी है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, खजियार, कसौली, चायल, कुफरी या फिर नारकंडा, कहीं भी होटल खाली नहीं है। करीब 100% तक ऑक्यूपेंसी हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार न्यू ईयर पर पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ऑक्यूपेंसी इस टाइम हमारी ऑलमोस्ट फुल है। ऑक्यूपेंसी 100% और बहुत ज़्यादा रश है, जैसा आप देख भी सकते हैं। तो ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट हमारे शिमला में और सराउंडिंग में हर जगह हमारे होटल्स ऑक्यूपाइड हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। और यही सारा साल हमें इसी सीज़न का इंतज़ार रहता है कि लोग आएंगे और यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा। हमने अब डिफरेंट पैकेजेस बनाए होते हैं फूड के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, डीजे नाइट्स, बॉनफायर, सारी चीज़ें हैं। और दोज पैकेजेस आर ऑलमोस्ट सोल्ड हमारी हर प्रॉपर्टीज़ में, चाहे वो शिमला में हो, चायल में हो, कुफरी में हो। तो यस, लोगों का इंटरेस्ट है इस चीज़ में। और इस बार तो स्नोफॉल भी अर्ली हुआ है और काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। तो यस, ये सीज़न बहुत अच्छा जाने वाला है टूरिज्म। ये खूबसूरत नजारा है धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों का। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कुलगाम, बनिहाल या वेरीनाग, हर तरफ का हाल एक जैसा ही है। अभी तो बर्फबारी की शुरुआत ही हुई है और आलम यह है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा सिवाय बर्फ के। तो सोचिए आगे क्या होने वाला है।
श्रीनगर के अलावा दक्षिणी कश्मीर और मध्य कश्मीर के कई एक इलाकों में आज जो दोपहर से बर्फबारी शुरू हुई है। इस वक्त हम आपको श्रीनगर के दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है लाइट स्नोफॉल शुरू हो गई है। इससे लोगों में काफ़ी राहत महसूस हो रही है और उसके साथ साथ जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए भी खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि लगातार कई एक महीनों से जो ड्राई स्पेल था इस स्नोफॉल के चलते जो है वो खत्म हुआ है और लोग जो है काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। बीते दिनों से हो रही बर्फबारी का असर ये है कि श्रीनगर में लगातार पारा माइनस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। लगातार दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान -7 डिग्री के साथ गुलमर्ग से भी ज्यादा ठंडा इलाका रहा है, जबकि गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पहलगाम में -8.6 डिग्री रहा, जो पिछले दिन के -8.4 डिग्री से थोड़ा कम है। साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी के चांस हैं, खासकर आज लेट आफ्टरनून या इवनिंग के आसपास। बाकी कल फोरनून से मौसम में बेहतरी आएगी। फिर 30 और 31 दिसंबर के आसपास फिर से सर्दी में जो एक बार फिर इजाफा देखने को मिल सकता है। 2 जनवरी ऑनवर्ड्स मौसम जो है थोड़ा सा करवट लेगा, हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं एज पर इंडिकेशंस जो डिफरेंट मॉडल्स के हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जम्मू के इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे और हो सकता है कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हो, जबकि 29 और 30 दिसंबर को ड्राई मौसम रहेगा। वहीं 31 को हल्की बारिश और पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं फिलहाल तो जम्मू में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री है, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास है। कश्मीर में तो सर्दी का ऐसा सितम है कि बीते 50 सालों का ये सबसे ठंडा दिसंबर है। ये बनिहाल का जवाहर टनल है। आलम देखिए किस कदर बर्फबारी हो रही है। कैमरा जिस तरफ पैन हो रहा है, बर्फ की चादर में सब कुछ ढका हुआ नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरह से खाली हैं। घर की छतों पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमी है। साउथ कश्मीर का नजारा तो और भी खूबसूरत दिख रहा है। पेड़ पौधे सब बर्फ की शक्ल ले चुके हैं। बाजारों में इक्का दुक्का गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। कामकाजी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ लोग सीजन की बर्फबारी का मजा लेने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। अनंतनाग की गलियों में बच्चे बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिखे। जन्नत की रंगत दिखाने के बाद एक बार फिर हिमाचल के टूरिस्ट प्लेस का हाल दिखाते हैं, जहां पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। शिमला के फागू में बर्फबारी किस कदर हुई है, ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। सैलानी मस्ती के मूड में हैं, झूम रहे हैं। बर्फ की मोटी चादर जमी है। सड़कों पर 4 से 5 इंच तक की बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है। ड्राइव करना मुश्किल हो रहा है। बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और एक खास नजारा दिखा जब रिपोर्टिंग के दौरान अचानक ही बर्फबारी शुरू हो गई। टूरिस्ट यहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये रोड यहाँ पे है और स्नो यहाँ पे, ये देखिए आप किस तरह जो है ये स्नो रोड के ऊपर ये स्नो की परत आप देख सकते हैं। और इसी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अब जब ऐसी स्नो जम जाती है तो यहाँ पर ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी आपको बता दें कि अगले 2 दिनों के लिए भारी स्नोफॉल का ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आपको ये बता दें, ये देखिए आप स्नोफॉल आप देख सकते हैं और अब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल आपको दिख रहा है। यहाँ पे घोड़े आप देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य, यहाँ पे एकदम जन्नत जैसा नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। शिमला का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ इन दिनों स्नोफॉल ना हो रहा हो। नारकंडा का नज़ारा देख लीजिए। पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा, चंबा और कुल्लू के बीच ऊंचाई वाले स्थान है, वहां पे आज शाम के बाद से मुख्य रूप से रात के टाइम पे जो हिमपात है या बर्फबारी है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इनफैक्ट हमें कुछ एक स्थानों पे इन सारे जिलों में भारी बर्फबारी भी देखने को रात के समय और सुबह के टाइम देखने को मिल सकती है। बाकी हल्के से मध्यम स्तर की बर्फबारी और बारिश हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल भी 28 दिसंबर को भी हमें लगातार देखने को मिलेंगी। हिमाचल और कश्मीर जैसा नजारा ही देवभूमि उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। बाबा केदार के दर पर जोरदार बर्फबारी हुई है। इफेक्ट आपके सामने है, नजर दौड़ाइए। इंच भर जगह नहीं बची है जहां बर्फ की लेयर ना जमी हो।
दरअसल यहाँ केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग के पुनर्निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन भारी बर्फबारी के बाद 80 मजदूरों को वापस सोनप्रयाग लौटना पड़ा। केदारनाथ में हाल ये है कि लोगों को पीने के लिए भी पानी को गर्म कर पिघलाना पड़ रहा है। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ का हाल देख लीजिए। बद्री विशाल का दर भी बर्फ के नीचे छिप गया है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर तो बर्फ की चादर बिछी है ही, पड़ोसी चीन में तो गजब का नजारा दिख रहा है। लुशान पर्वत पर जो दिख रहा है वो एक झरना है, लेकिन सर्दी का अंदाजा इस तस्वीर से लगाइए कि झरना जमने लगा है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई खूबसूरत पेंटिंग हो। पहाड़ों का साइड इफेक्ट हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में दिख रहा है। शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है, तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है। सूर्य देवता का कोई अता पता नहीं है। दिन में रात जैसा नजारा दिख रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक स्लो है, गाड़ियों की हेडलाइट्स दिन में ही ऑन है। हालांकि बारिश से दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण के लेवल में कमी आई है, लेकिन हाड़ कपाने वाली सर्दी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 31 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद सर्दी का सितम और बढ़ने की संभावना है। वहीं हरियाणा के 10 जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। हिसार और सिरसा में तो जबरदस्त ओले भी गिरे हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानसून का मौसम हो। इसके कारण ठिठुरन बढ़ गई है। हरियाणा के 18 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी के कारण फिलहाल सर्दी का सितम कम होता नहीं दिख रहा। ऐसे में तो ये तय है कि इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर कड़ाके की सर्दी का असर दिख सकता है। हिमाचल से पूनम शर्मा और जम्मू कश्मीर से यावर सैफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। पाकिस्तान में कट्टरपंथी गैंग की ठठरी बन जाने वाली नौबत आ गई है और इसकी वजह है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। और इनके लिए पाकिस्तान में दिनों दिन क्रेज बढ़ रहा है। पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया पर खुलकर बागेश्वर बाबा का गुणगान कर रही है, सनातन को साष्टांग कर रही है। और इसके बाद कट्टरपंथी दुकान चलाने वालों को समझ में नहीं आ रहा कि इस्लाम के नाम पर बने मुल्क में आखिर ये होने क्या लगा है। सवाल पब्लिक की तीसरी एक्सक्लूसिव। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि। तो ये सिंपलिसिटी इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे मौलाना हमने देखे जो मशहूर हो जाते हैं, वो तो किसी से सलाम तक नहीं है। आप सबके फेवरेट, अम्मी के भी फेवरेट, मेरे भी फेवरेट बागेश्वर धाम सरकार। आपको पता है कितने ज्यादा लोग उनसे इंस्पायर हैं। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे। तो सीरियसली मतलब अलग ही मैजिक है भाई। तो वो एवं रैंडम लोगों को पकड़ते हैं या बुलाते, मतलब उनके पास जा रहे थे, वो पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं ना उनकी। शास्त्री महाराज इनके फॉलोअर्स इंडिया में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं और उम्र इनकी बहुत ज्यादा कम है। जय श्री राम जी। मैं पाकिस्तान से हूँ। जी पाकिस्तान से जी, बिल्कुल। कथा सुनने बिल्कुल गजबई है। पाकिस्तान में कहाँ से? कराची। बिल्कुल हम हिंदू हैं। अरे हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि। और आज के इस वीडियो को जन जन तक भेज देना। और आप भी जितने इंग्लैंड में हिंदू रहते हैं उनके घर जाकर बागेश्वर धाम सरकार की दरबार में मुसलमान लड़की आई है और उसने इस्लाम छोड़ सनातन धर्म एक्सेप्ट कर लिया है। इनके पास ऐसी कुछ कहते हैं शक्तियां जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी है बातें, तो वो बाबा जी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। साधु जी
ओ साधु जी। भगवाधारी हिंदू धर्मगुरु बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जलवा देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की चर्चा आज हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है। खासतौर से पाकिस्तान की लड़कियों में बाबा बागेश्वर खासी लोकप्रियता बटोर रहे हैं। ये चमत्कार ही हो सकता है कि एक शख्स से कभी आप मिले नहीं हो और आप ये प्रिडिक्ट कर दो कि उसके साथ दिसंबर में क्या होने वाला है। गरीब बच्चों और लड़कों की शादियां भी करवा रहे होते हैं, ठीक है, फिर ये स्कूल भी बनवा रहे होते हैं। इतने मतलब कि हजारों में लाखों की तादाद में गरीब लोग आके खाना खा रहे होते हैं। और जब ये काफी फेमस हुए थे तो लोग इन पे बिलीव नहीं करते थे कि नहीं ये एकदम से मीडिया पे आ गए, एकदम से वायरल हुए। और जो ये बता रहे थे जिस तरह से इनका स्टाइल था, काफी बड़ा बड़ा मीडिया आया और इनको बोला कि ठीक है आप हमारे बारे में बताएं क्या ये सच है। इन्होंने फिर हर एक को बताया और उस वजह से फिर लोगों का मजीद इन पे बिलीव हुआ। और अब देखें इतने बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही। कोई भी मैं भी उठ के उनके पास चले जाऊँ ना, मेरे मन में भी जो चल रहा होगा या जो भी प्रॉब्लम होगी वो एक सफे पे लिख के आपको बता देंगे। सच्ची में मैं खुद इतना ज्यादा हैरान होती हूँ ना ये सब देख के। और वो जैसे लड़की का इंटरव्यू देखा, वो भी बोल रही थी कि इतनी कम उम्र 25 साल उम्र तो कुछ भी नहीं होती कि मतलब इतनी यंग एज में किस तरह से कोई इतना मतलब ज्ञानी हो सकता है कि उसको सब कुछ पता चल जाता है कि वो आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता दें आपको और आपको बता दें कि ये आगे होगा और ये आपके साथ हो चुका है। तो इंसान का दिमाग दंग रह जाता है यार ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है। तो लेकिन यार ये पावर है उनके पास तो माननी भी पड़ेगी। इतना युवा शख्स इतना बड़ा धर्मगुरु कैसे हो सकता है? महज 25 साल की उम्र में सनातन की ऐसी अलग भला कोई कैसे जगा सकता है? बाबा बागेश्वर को लेकर ये कमेंट्री पाकिस्तान में की जा रही है। कोई पर्चे पर चर्चा कर रहा है तो कोई आंखों के सामने होने वाले चमत्कार पर, कोई बाबा की सादगी का मुरीद हो चला है। सिंपलिसिटी इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे मौलाना हमने देखे जो मशहूर हो जाते हैं, वो तो किसी से सलाम तक नहीं है। मतलब इतने आपने देखे ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया यूजर ने इतना उनके अंदर गुरूर होता है कि वो किसी से सीधे बात नहीं करते और ये हर एक के साथ मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, हर एक से जो है बात करते हैं, घुलते मिलते हैं। तो वो कभी हमारे मौलाना ने देखा है कि जो उनको पैसे मिलते हैं, जो लोग अपनी खुशी से देते हैं, उन्होंने कभी अपनी कंट्री के लिए कुछ किया हो, हॉस्पिटल या स्कूल या कुछ भी गरीब बच्चों की एजुकेशन पे दिया हो? कभी भी नहीं। देखो यहाँ से और उन लोगों में कितना फर्क आ जाता है। वो लोग भी मतलब मौलाना को पैसा आप देंगे ना, मौलाना अपने लिए जायदाद बनाएगा, मौलाना अपने बच्चे कंट्री से बाहर भेज देगा, मौलाना अपने लिए कपड़े के ब्रांड बनाएगा, मौलाना वो सब कुछ करेगा जो उसके लिए इस दुनिया के अंदर जन्नत के तौर पर मौजूद है। लेकिन अगर सनातनी साधु संत की बात करें, उनको इतना लोग दे रहे हैं, उन्होंने कहा मैं क्यों इसको रखूं, मैं तो कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं तो बच्चों को तालीम दूंगा, मैं तो जो है गरीबों को खाना खिलाऊंगा। मुझे सनातन धर्म इतना अच्छा लगा कि इससे बढ़ के मुझे कुछ लगा ही नहीं है। वाकई में भगवान राम जी ने इस दुनिया के अंदर जो पॉजिटिविटी फैलाई है, जो वो आए हैं, मैं कहता हूँ कि इस दुनिया को सिर्फ प्यार बताया। बिल्कुल सही बात है वजह। और जो भी ये लोग मतलब कि अब देखे ना, उनकी सारी बातें इन्होंने सुनी समझी। और भाई आज देखो मुसलमान भाई कितने ज्यादा आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में और इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म में। बिल्कुल दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं। बांग्लादेश में देखो किधर से आ रहे हैं यार, अंग्रेज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कट्टर गैंग, मिलिट्री और भ्रष्टाचारी हुक्मरानों के चंगुल में फंसा पाकिस्तान। बाबा बागेश्वर धाम की सेवा में लगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री की प्रसिद्धि देखकर भौचक्का है। जहां एक और पाकिस्तान में खुद को दीन का अलंबरदार कहने वाले लोग मुल्क की लूट खसोट में लगे हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वहीं पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपना तन मन धन सर्वस्व देश और समाज के लिए अर्पित कर चुके हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी अवाम धीरेंद्र शास्त्री का गुणगान कर रही है। पहले से लिखा हुआ होता है कि ये सीन है और बताने के बाद जो एक आता है वो मुझे बड़ा जबरदस्त एटीट्यूड आता है उनका। लेकिन जिस तरीके से वो बता रहे हैं, कैसे बता रहे होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। वैसे कहते हैं ना कि बाबा जी के चक्कर में मत पड़ो, लोग ये भी तो बोलते हैं ना। वो लड़की से वो पूछ रहा है ना कि आपको बिलीव था, वो कहती है नहीं, लेकिन अब मुझे बिलीव है, वो यार देख रही है। जब हमने भी देखा थोड़ा सा यंग से लग रहे हैं और ऐसी बात नहीं है भी अच्छे, लेकिन वो जिस तरीके से बता रहे हैं ना, पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, भाई ये कैसे हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। और पूरे कितना दिल जोड़ दी, चैटिंग पे जो नंबर है वो भी बता दूं क्या?
बिलीव नहीं हो रहा था। जाहिर सी बात है, मतलब ये थोड़ा सा वो कह रही है ना, ऊपर गॉड से ही कनेक्शन है डायरेक्ट इनका। भाई वो आप सिर्फ अपना नाम बताएं, पूरे अब्बा का नाम। अच्छा नहीं, वो रिपोर्टर के साथ जो किया, कि जिसका भी चाचू का नाम ये आ जाए, वो हो गया भाई। तो क्या है, तुम्हारी भतीजी का नाम ये है, तुम्हारे वो यहाँ रहता है, सबके नाम बता रहे, और कुछ लोगों के तो नाम भी बता रहे, सिर्फ उठा के बिठा रहे और ना पूरा वो लिख देते हैं पूरा पर्चे पे। देखो, जब इतने लोगों को उनसे फायदा मिल रहा है, बागेश्वर धाम मतलब उनको लोगों को जब फायदा दे रहा है, तो लोग उनके पास क्यों नहीं आएंगे? ऐसे तो भाई अगर ये फ्रॉड होते तो हर घर से भाई एक फ्रॉड निकलता और वो बोलता मैं बाबा हूँ, तो उनके इस तरह करोड़ों फॉलोअर बना सकता है वो? दुनिया नहीं बना सकता भाई। दुनिया में हर मजहब के हर मजहब की मैं बात कर रहा हूँ, हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, उसमें बाबाज वगैरह होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हर एक को इस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। इनमें कुछ खास है तो मिला, कुछ खास है तो मिला। देखो, हमने अपनी आंखों से देखा, रैंडम मतलब बंदा उठाया, किसी को भी उठा कर रैंडम इंसान को उठाया और बोला सामने, पहले से उन्होंने क्वेश्चन लिख दिया था। ये कैसे हो सकता है? और इंग्लैंड गए, उधर एक महिला आई है, उनके सामने इस तरह यहाँ तक बताया, सब कुछ बता दिया, जो कि उनको कैसे पता हुआ। तो देखा आपने पाकिस्तान में कैसे बाबा बागेश्वर के पर्चे की चर्चा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने, समाज से जात पात के जहर को मिटाने के मिशन पर जुटे हुए हैं। हिंदुओं के हक की बात करने और हिंदुओं को एक करने के उद्देश्य से उन्होंने हाल ही में 160 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली। अरब देशों से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी गए वहां सनातन की छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। तो उनके पास जो शक्तियां हैं, जो जिस तरह का उनका वो भार है लोगों के साथ, वो काबिल दीद है, काबिल शताइश है। और अब वो भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया में जा रहे हैं और वो प्रेम करते हैं अपनी धरती से, अपने कल्चर से। और उन्होंने बताया है कि यहाँ पे हर तरह के, राम है, रहीम है, सिखिज़म है, हिंदुज़म है, बुद्ध, जैन, हर तरह की यहाँ पे इस एक धरती पर सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो उसका नाम है भारत। और भारत मेरा सारी दुनिया से बेहतर है, सारी दुनिया से अच्छा है। ये देखो रिस्पेक्ट भाई, उधर भाई एक सनातन शेख आगे पीछे घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, रोल्स रॉयस के काफिलों में लेकर जा रहे हैं। और भाई साहब आगे पीछे वो मतलब फुल प्रोटोकॉल, गार्ड्स अलग, शेख अलग भाई साहब, और लोग। यार बागेश्वर धाम सरकार के मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें अगले को दिल में बात होती है, मतलब ये बता देते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई। लेकिन यार रिपोर्टर क्या, मुस्लिम क्या, हर धर्म के लोग जाते हैं। है तो हिंदू गुरु ना भाई। देखो एक मुस्लिम मेजोरिटी, जिसमें मतलब मुस्लिम मेजोरिटी, मतलब एक वो है, उस जगह पे इस सम्मान बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। सनातन जो है ना, उसको सनातन का मतलब है सबका घर है, उसमें सभी रह सकते हैं, एक परिवार में जो है ना सब रह सकते हैं। तो वही कह रहे थे कि जितना वो भारत में है उतना ही मुसलमान भी हैं, उतने हिंदू भी हैं, उतने ही सिख भी हैं। सारी जो कम्युनिटीज है वो अपना अपना किरदार जो है वो भारत के लिए, भारत की तरक्की के लिए अदा करेंगे। कोई भी यहाँ से किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, सबको मोहब्बत और प्यार मोहब्बत के साथ। अगर किसी को दिक्कत होगी तो उसका पासपोर्ट दे बाबा जी ने ऑफर अच्छी दे दी है। तो वही कह रहे थे, वो यही पैगाम दे रहे थे, इसलिए वो फेमस हो रहे हैं मुसलमानों में भी। और पाकिस्तान की आधी आबादी पूरी तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की फैन नजर आ रही है। किसी को उनका स्वैग लुभा रहा है तो किसी को धीरेन्द्र शास्त्री का सनातन के लिए लिया गया संकल्प, जबकि किसी को उनकी सादगी प्रभावित कर रही है। इनके आगे स्माइल करके अंदाजा लगाओ कि आज ऐसा टाइम आ गया कि मुसलमान इनको सुनने आ रहा है इनके पंडाल के अंदर। वो भी थोड़े बहुत नहीं, हजारों थे भाई। बी में लेडीज थी मुस्लिम और बी में ये तो मौलाना थे, मौलाना अलग सुनने इनको आ रहे हैं। यार कैसे इन्होंने जादू की छड़ी फैला दी कि मैसूर किया है भाई, वहां पर मौलाना ने इन पे भाई फेंके पत्तियां फूल की और साथ जय श्री राम के नारे लगाए इनको देखकर। यार देखो ना इनके जलवे छा रहे हैं ना इस दुनिया के अंदर, तभी तो देखो मुसलमान भी इनके भक्त बन रहे हैं। बिल्कुल आज मुसलमान भी हिंदुइज्म में शिफ्ट हो रहा है इनको देख देख कर। इनमें है जलवे, इनमें है जादू तोता। इनका इन्होंने एक मुसलमान इनकी नहीं आया भाई, इसके बहुत सारे मुसलमान आ रहे हैं भाई इनको देख देख। बिल्कुल ये बागेश्वर धाम सरकार को देख। सनातन की सेवा में लगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद को हनुमान भक्त
कहते हैं, बालाजी का सेवक बताते हैं और अपने सत्संगों में जय श्री राम का उद्घोष पूरे जोश से लगाते हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में धीरेन्द्र शास्त्री के इसी समर्पण का लोहा अब पाकिस्तान भी मान रहा है, जिसका सबूत है सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम का खुलकर बिना डरे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तारीफ करना। जाहिर है वहां दीन के नाम पर दुकानदारी करने वाली कट्टर जमात सदमे में है। ब्यूरो